नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम T20 पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी की क्लास जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन भी बच्चों को हिंदी में कोई प्रॉब्लम है और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल पर उससे रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप इस चैनल पर सामान्य हिंदी की सभी क्लासेस लेकर के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम होना है, न्यू वैकेंसी भी इसकी आ गई है, जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम होगा और उसमें हिंदी तो पूछी ही जाएगी। तो UPSSC का कोई एग्ज़ाम हो या फिर अभी पुलिस की जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उनमें जो हिंदी के प्रश्न आते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक क्लास दी जा रही है। आप सिर्फ इन वीडियोस को देख लीजिए और एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, आपके यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। इस चैनल पर आपको हिंदी की क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप साथ में उनको भी ज़रूर देखिए। सामान्य हिंदी की ये क्लास UPSSC, UPPSC, यूपी पुलिस का हो, UPSC का हो, रेलवे, SSC या टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे जो क्लास आई थी वो हिंदी भाषा का विकास था, उससे रिलेटेड आपको 2 क्लास दी जा चुकी हैं। अब जो आज की क्लास है वो वर्ण और उनके उच्चारण पर है, जिसमें हम स्वर पढ़ेंगे। ये 3rd क्लास है। जो पिछली क्लास पढ़ी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। जो भी प्रीवियस से प्रश्न आए हैं वो सारे कराए जाएंगे। पहले एक टॉपिक कंप्लीट होगा और उससे रिलेटेड फिर सारे प्रश्न हल कर लिए जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था भाषा तथा उसका विकास, उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो संडे को आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आप संडे को वो क्लास मिलेगी जिसमें आप सारे प्रश्न देखने को पाएंगे। और उससे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके जो भी नए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी में उनकी ज़रूरत रहेगी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वर्ण तथा उनका उच्चारण। सबसे पहले हम समझते हैं, जब भाषा हमने सीख लिया, भाषा का अर्थ हमने समझा था, उसके बाद हमें समझना है कि वर्ण क्या है, क्योंकि उसका जो उच्चारण होता है, उसकी जो भाषा जो लिखित इकाई है उसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है वो बताया गया है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष संस्कृत का शब्द है और उसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है और वाक्य से छोटी उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी पदबंध, पदबंध से भी छोटी इकाई की बात की जाए तो पद होते हैं और पद से छोटी इकाई अक्षर होती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण होती है। ध्वनि या फिर वर्ण होती है। मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि हो जाएगी, लिखित इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। जैसे कि आप कोई भी टुकड़ा लीजिए, जैसे चौक है, उसको आप एक बार तोड़ना शुरू कीजिए और लास्ट में जो उसका कण बचता है वह कण ही उसकी इकाई होती है। ठीक उसी प्रकार भाषा की भी बात करते हैं। इतने पार्ट में तोड़िए कि फर्दर उसको अब तोड़ा ही ना जा सके। वो जो लास्ट पॉइंट है वो उसकी इकाई है और वो क्या है, ध्वनि या फिर वर्ण है। अब यहीं से हमें समझना है वर्ण है क्या, कौन सी ध्वनि है। हम लोगों ने भाषा को समझा था, इसलिए मैं इस बार बहुत ज़्यादा भाषा के बारे में नहीं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे बोलना सीखा, क्या क्या चीज़ें शुरू हुई, किंतु ये ज़रूर समझाऊंगी कि वर्ण कैसे क्या बोलना स्टार्ट हुआ। कुछ ना कुछ आपस में जब भाषा का आदान प्रदान शुरू हुआ, विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ, तो कोई एक ध्वनि निश्चित की गई होगी कि इस उच्चारण का अर्थ ये होता है। उन उच्चारण के आधार पर ऐसे ही वर्णमाला तैयार की गई और इनके मेल से शब्द बने, शब्द से क्या हुआ, वाक्य बने, वाक्य ही क्या हुए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए काफ़ी सार्थक हुए। यहाँ पर हम वर्ण समझते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, क, ए, ख, ये सब क्या है, वर्ण है। उदाहरण स्वरूप मूल ध्वनियों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। आम शब्द में 3 मूल ध्वनियाँ हैं, कौन कौन सी, आ, म। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखिए संधि विच्छेद का भी टॉपिक आता है बहुत से एग्जाम्स में, उनको इन्हीं के साथ वर्ण और वर्णमाला के साथ कवर करा दूंगी।
प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में टोटल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। पिछली बार पूछा भी जा चुका है प्रश्न यूपी SSSC में, और ये यूपीपी के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिए कि हिंदी में 52 वर्ण हैं। अब वर्णों के जो व्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहने लगे? वर्णमाला कहने लगे। वर्ण क्या है? जो भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है, ठीक है, वो वर्ण मिलकर के क्या बना रहे हैं? इनका जो समूह है, व्यवस्थित क्रम है, वर्णमाला बना। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की गणना 2 प्रकार से की जाती है, 2 आधार पर। एक तो है उच्चारण के आधार पर, दूसरा है लेखन के आधार पर। यदि उच्चारण के आधार पर बात करें तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन लिखने के आधार पर अगर बात की जाए तो वर्णों की संख्या 52 है, और यही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है? 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन, ये याद रखिएगा। देखिए स्वर क्या होते हैं, ये देखिए। सबसे पहले जैसे आ ई उ री भी आएगा, ए ओ अंग और आह, 2 ये भी जुड़ जाएंगे। टोटल कितने हो गए? री और अंग आह को जोड़ के टोटल 13 स्वर होते हैं। अब व्यंजन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। व्यंजनों को निम्न वर्ग में विभाजित किया गया है, जैसे का वर्ग हो गया, क ख ग घ ङ, ये का वर्ग हो गया। चा से वर्ग से जो शुरू होंगे, च छ जा झइयाँ। तीसरा है ट वर्ग, ट ठ ड। देखिए इसके साथ ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी ले लिए गए हैं, ढा ढा, ठीक है, और ना। त थ द ध न, प फ ब भ म। अंतःस्थ में कौन कौन से? य र ल व। 4 याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व। ऊष्म कौन से हैं? श स स ह। संयुक्त व्यंजन जो 2 तरह के व्यंजन से मिलकर के बने, जैसे क और श मिलकर के क्या बनाएगा? संयुक्त व्यंजन क्षा। त और रा मिलकर के बनाएगा त्र, ज्ञा बनेगा जा और यहाँ से श्रा बनेगा सा और रा से। तो ये टोटल 4। तो पहले तो ये देखिए 25 कहाँ गए, फिर 4 4 और यहाँ पर 4, ठीक है। इस तरह जोड़ने से कुल कितने हो जाएंगे? पूरे टोटल 52 हो जाएंगे। 13 ये स्वर और बाकी के क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। अब यह जो वर्गीकरण हम लोगों ने देखा स्वर और व्यंजन का, सबसे पहले एक एक करके स्वर को समझेंगे, स्वरों का उच्चारण समझेंगे, उसके बाद हम लोग व्यंजन पे आएंगे और व्यंजनों का उच्चारण समझेंगे। यदि स्वर की बात करें, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इनके उच्चारण में हवा जो है वो मुख विवर या मुख द्वार जो है उनसे अबाध गति से निकलती है। इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 10 होते हैं। री देखो, जो री होता है, ये री, ये क्या है? रा से ही तो निकला हुआ है। रा पे छोटी की मात्रा लगा दीजिए तो व्यंजन में आता है उच्चारण के आधार पर, किंतु इसको स्थान स्वरों में दिया गया है, व्यंजन में नहीं दिया गया है। दूसरे 2 और इसमें जोड़े गए हैं, अंग और आह, ठीक है। ये 3 और जोड़ दिए गए तो ये क्या बन जाएंगे? टोटल 13 स्वर हो जाएंगे। अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। स्वरों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कैसे कैसे? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा है मुख द्वार खुलने के आधार पर, तीसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर, चौथा है ओंठों की स्थिति के आधार पर, पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, छठा है प्राणत्व के आधार पर और सातवां है घोषत्व के आधार पर। सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार स्वरों का जो वर्गीकरण है वो बहुत ढंग से देखिए कि 7 तरह से विभाजन किया गया है। पहला जो उन पे मात्रा लगी हुई है या उनका उच्चारण कैसा है उसके आधार पर, दूसरा मुख द्वार कैसे खुलता है, कम खुलता है, ज़्यादा खुलता है, उसके आधार पर, जीभ के प्रयोग कहाँ पर जिह्वा मुख के किसी भाग को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, उसी आधार पर तीसरा विभाजन है। अब किसी वर्ण के उच्चारण में ओंठों में कुछ स्पर्श होते हैं या कुछ गोलाकार से बनते हैं, हवा निकलती है कि नहीं निकलती है, या दांतों से स्पर्श करते हैं, तो वहाँ पर होंगे ओंठों की स्थिति के आधार पर। जीभ तो मैं बता चुकी हूँ। फिर है प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर, और हवा के नाक व मुँह से निकलने के आधार पर। टोटल 7 तरह से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और ये वर्गीकरण याद रखिए। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको बार बार ये जो कंटेंट है पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर आपके पास ये बुक है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बुक में अंडरलाइन कीजिए।
अगर बुक नहीं है फिर भी आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एग्ज़ाम टाइम सिर्फ एक बार वीडियो देखिए और रिवाइज़ कीजिए अपने नोट्स और चले जाइए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। साथ में जो अलग से मैं प्रश्न उत्तर की सीरीज़ दूंगी वो भी देखते हुए ज़रूर जाइए। अगला है जो टॉपिक, इसी में हमने जो पढ़ लिया एक एक करके जो विभाजन 7 तरह से किए गए हैं, इन सातों विभाजन को हमें एक एक करके पढ़ना है। पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। अब अगर मात्रा या उच्चारण के आधार पर बात करें तो सर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। कैसे? एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। अब देखिए सबसे पहले इसमें मात्रा और क्या उच्चारण, दोनों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। अब इसमें देखो इस टेबल से याद जरूर कर डालो, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, री, ठीक है, कुल कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, कुल 7 है। और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में बहुत लंबा समय लगता है वो प्लुत स्वर होते हैं। देखिए इस टेबल को ज़रूर बना लीजिए, कितने कितने नंबर्स में है। 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए। इसके साथ अंग और आह अलग से इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है, अंग और आह। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अब इसको मिला करके 13 होंगे। तो मात्रा उच्चारण के आधार पर आपने देखा। अब एक एक समझते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व या मूल स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनके उच्चारण में क्या होगा? बहुत कम समय लगेगा। और क्या है? इनकी मात्रा क्या होती? 1। यदि मात्रिक आधार पर देखें तो इनकी मात्रा हम लोग जब छंद पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे मात्रा लगती है, एक डंडा खींचते एक मात्रा होती है जिसके उच्चारण में भी कम समय लगता है। इनको मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब ह्रस्व मतलब छोटा या लघु स्वर। अब इनमें कौन से 4 हैं? अ, ई, उ, री, चारों बहुत अच्छे से रट लीजिए। अगला है दीर्घ स्वर, है ना, हमें 3 तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया। दीर्घ स्वर समझिए, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे और मात्रा क्या होगी? 2 होती है। ह्रस्व या मूल स्वर में 1 मात्रा होती है, एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं और इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब देखिए दीर्घ स्वरों की रचना जब जैसे की गई, 2 स्वर जोड़े गए, एक नया दीर्घ स्वर बन गया। 2 स्वर जोड़े, एक नया दीर्घ स्वर बना। इन्हें इसीलिए क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब 2 लोग मिल करके एक स्वर बना रहे हैं, 2 वर्ण मिल करके कोई चीज़ बना रहे हैं। वो किस प्रकार के स्वर होंगे? संयुक्त स्वर होंगे। 2 स्वरों का मेल संयुक्त स्वर कहलाता है। अब ये जो संयुक्त स्वर हैं ये 2 प्रकार के, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। देखिए सबसे पहले तो उच्चारण के आधार पर और मात्रा के आधार पर हमने विभाजन किया स्वर का। उस प्रकार से देखा जाए तो 3 तरह के स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और एक मात्रिक होते हैं, ऐसे 4 हैं, आ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक होते हैं और इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे इनका उदाहरण याद रखिए, 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है, ये याद रहेंगे। अब दीर्घ स्वर क्या होता है? स्वरों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और इसी के आधार पर 2 तरह से और क्लासिफिकेशन किया गया, सजाती और विजाती। देखिए मैं एक एक चीज़ बार बार रिपीट करके इसलिए बता रही हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको अच्छे से लर्न हो जाए। पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए घूम फिर के पढ़नी बुक ही होती है, कोई भी कुछ भी कंटेंट पढ़ाएगा वो किसी न किसी बुक में आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आपको एक पुस्तक में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हुई मिल जाती तो आपको ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की। आप बुक उठाइए, बुक में अंडरलाइन कीजिए, आपके पास समय भी कम है और इसमें बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है। तो सजाती स्वर क्या होंगे? सजाती मतलब समान जाति के। सजाती, देखिए उत्तर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है उसी के आधार पे सोचिए और उत्तर आपको मिल जाएगा। हिंदी में कुछ भी रटने वाला नहीं है, जैसे कि उसको विलोम और ये बाकी चीज़ें छोड़ दी जाए। विलोम और क्या कहते हैं, उदाहरण याद करने हैं, मुहावरे और लोकोक्ति की, ये सब भाग लर्न करने का होता है, किंतु जो व्याकरण वाला भाग है उसको आप सिर्फ समझिए। सजाती मतलब समान जाति के, विजाति मतलब विपरीत जाति के या फिर अलग अलग जाति के। सजातीय स्वर वे होते हैं ऐसे दीर्घ स्वर जिनका निर्माण एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से होता है। जैसे क्या होगा? छोटा प्लस छोटा एक ही स्थान से बोला जाता है, क्या बन जाएगा? बड़ा आ। तो ये होगा सजाती। ई प्लस ई क्या हो गई? बड़ी। ये एक प्रकार से क्या है? संयुक्त स्वर है। कौन से वाले? सजाती। सजाती क्या होंगे? 2 समान स्वर मिलकर के जो स्वरों का निर्माण करेंगे वो सजाती स्वर। विजातीय स्वर क्या होंगे? ऐसे स्वर जो विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले
स्वर के संयोग से निर्मित हुए हों विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ कैसे बना? आ प्लस ई, ए बन गया, आ प्लस ए बन गया। देखिए अलग अलग उच्चारण स्थान के, आ अलग है और ई अलग है, ये मिलेंगे तो क्या बनेंगे? विजातीय बनेंगे। ऐसे ही आ प्लस ऊ मिल करके क्या बनाएगा? ओ, और आ प्लस ओ मिल जाएगा तो बन जाएगा औ। अलग अलग स्थान से बोले जाने वाले ये वर्ण हैं और जब ये आपस में मिलेंगे तो कैसे स्वरों का निर्माण होगा? विजातीय स्वर बनेंगे। इनके उदाहरण याद रखिए, ए ऐ ओ औ 4 हैं। 3 कौन से हैं? सजाती हैं, आ ई ऊ, और बाकी के कौन से हैं? विजाती हैं, ए ऐ ओ औ। याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रखिए। अगला है प्लुत स्वर, तीसरा वाला है ना। तो प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी को पुकारने में, कोई संवाद देने में ओम, राम, ये सारे शब्द जब उच्चारित किए जाते हैं, जब देर तक समय लिया जाता है, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ये समझिए। पहले तो मात्रा के आधार पर इसमें आप पहला क्लासिफिकेशन कीजिए ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ। दीर्घ में भी 2 तरह हुआ, तो डाल लीजिए ए और बी। ऐसे करके जब आप लिखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। और ये तीसरा, ठीक। और यहाँ पर डाल लीजिए पहला। अब दूसरा विभाजन कैसा है? यहाँ पर ऐसे 2। अब अगला देखते हैं, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, दूसरा विभाजन है, वह है मुख विवर, मुख द्वार जिसको बोलते हैं, उसके खुलने के आधार पर। यहाँ पर देखिए 4 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। पहला क्या है? विवृत है, दूसरा अर्धविवृत है, तीसरा संवृत है और चौथा अर्धसंवृत है। 4 तरह से इनको विभाजित कर दीजिए। अब एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखिए। आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं। टेबल, ये हेडिंग डालिए और उसके बाद 4 भाग में ऐसे करके लिख लीजिए। एक के बारे में जैसे विवृत यहाँ पे लिखा और उसके नीचे आप उदाहरण लिख लीजिए, फिर अर्धविवृत लिखिए और उसके उदाहरण लिख लीजिए। ऐसे करके लिख लीजिए और समझ लीजिए परिभाषा। विवृत क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, मुख द्वार जब पूरा खुलेगा तो क्या होगा? विवृत। विवृत, पूरा द्वार खुल जाएगा। कौन सा उच्चारण होगा फिर इसमें? उदाहरण इसका आ। अर्धविवृत क्या होगा? जब मुख द्वार आधा खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा, तब कौन कौन से होंगे? अ, ए, ओ, आ पे ऐसे ये बिंदु वाला जो है, चंद बिंदु वाला, बिंदी नहीं लगेगी, बस आ जिसको हम उच्चारित करते हैं, ये होंगे अर्धविवृत। 4 उदाहरण याद रखिए, आ, ए, ओ, आ। तीसरा है संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा लगभग बंद ही हो जाए, वो कैसे हैं? संवृत हैं। संवृत हैं, जैसे ई, ऊ, ऊ। इनके उच्चारण में क्या होता है कि मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है। और ये कितने प्रकार, कितने हैं नंबर में? संख्या में 4 हैं, ई, ऊ, ऊ। अर्धसंवृत क्या होंगे? अर्धसंवृत में याद रखिए मुख द्वार आधा बंद रहता है, उन्हें अर्धसंवृत कहते हैं। जैसे ए, ओ, 2 हो गए। तो पहले तो विवृत याद रखिए, मुख द्वार पूरा खुला रहेगा, उदाहरण आ, सिर्फ एक है। दूसरा है अर्धविवृत, इसमें मुख द्वार आधा खुला रहेगा, अर्ध का मतलब आधा। और यहाँ पर कितने उदाहरण हैं? 4 हैं, आ, ए, ओ, आ। संवृत स्वर आप देखेंगे, संवृत स्वर में इनके में मुख द्वार आधा बंद रहेगा, जैसे कि ई, ऊ, मतलब लगभग बंद रहेगा, पूरा ही बंद हो जाता है। अर्धसंवृत में आधा मुख द्वार बंद रहेगा, उसे बोलते हैं अर्धसंवृत, ए, ओ। उदाहरण याद कर लीजिए सारे। 4 तरह से विभाजन किया जो दूसरा विभाजन था। अब तीसरा आधार क्या है? तीसरा आधार है स्वरों के विभाजन का, वो है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। अब देखिए ये है जीव, सबकी टंग होती है, यहाँ पर जो सबकी टंग में ये वाला जो भाग है आप देखते हैं उच्चारण के समय में, और एक ये वाला भाग है और ये तीसरा भाग है। एक जो सबसे आगे है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं अग्रस्वर। इसको बोलते हैं, इस वाले भाग से जो उच्चारित किए जाते हैं उसको बोलते हैं मध्य स्वर। और जो पश्च भाग से जिह्वा के बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं पश्च स्वर। तो तीसरा जो वर्गीकरण है उसके आधार पर क्या है? उसका आधार क्या है? जिह्वा है, जीभ के प्रयोग के आधार पर।
और इनको 3 भाग में विभाजित किया जाता है। जैसे जीभ के मैंने भाग को 3 भाग में विभाजित किया है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ए, एक काम करिए, जब भी मैं वर्ण बोलूँ आप साथ में उच्चारित कीजिए, कुछ चीज़ें आपको यूं ही समझ में आ जाएंगी। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग उठता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। कितने हैं? 4 हैं संख्या में। ई, ए, संख्या भी साथ में लिख ही लीजिए। मध्य स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, यहाँ पर जिह्वा का कोई भी भाग ट्विस्टेड नहीं होगा। पश्च स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठेगा। आ, उ, ओ, आ, ये सारे क्या होंगे? पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर हमने 3 तरह से विभाजित किया, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। अग्र जो जिह्वा का आगे का भाग उठेगा, ई, ए, मध्य स्वर जहाँ पे मध्य भाग समान रहेगा जैसे अ। पश्च स्वर कौन से हैं? जैसे आ, उ, ओ, आ, जिसपे पश्च भाग जिह्वा का ऊपर उठता है। तो ये हमने तीसरा वर्गीकरण पढ़ा जिह्वा के आधार पर। अब चौथा पढ़ना है हमें ओंठों की स्थिति के आधार पर। अब ओंठों की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, इस प्रकार से स्वर 2 प्रकार के। कौन से? अवृतमुखी और वृतमुखी। अवृत का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृतमुखी या गोलाकार नहीं होता उसे अवृतमुखी, और वृतमुखी का मतलब है होंठ वृतमुखी या गोलाकार होते हैं। दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा। व्रत का मतलब गोलाकार मुंह बनेगा ओंठ का। अवृत का मतलब गोलाकार मुंह नहीं बनेगा, गोलाकार ओंठों की स्थिति नहीं होगी, अवृतमुखी होंगे। कैसे? अब उदाहरण सुनिए अवृतमुखी के आ, ई, ए। लेकिन व्रतमुखी की बात करें उ, ओ, आ, तो इसमें देखेंगे जो आपका ओंठ है वो क्या होगा? गोलाकार रूप लेगा। तो ओंठों की स्थिति के आधार पर 2 तरह के स्वर, अवृत और व्रतमुखी। व्रतमुखी में गोलाकार होंगे, उदाहरण उ, ओ, आ। और अवृतमुखी की बात की जाए तो गोलाकार नहीं होगा ओंठ का, जो भी शेप है वो क्या हो जाएगा? आ, ई, ए। देखिए आ यहाँ पर ही है। कितने हैं टोटल? यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर देखेंगे 5 हैं। अब बात करते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। अब किस प्रकार उच्चारण के समय हवा मुख से निकल रही है या नाक से निकल रही है, इस आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया। और ये हम किस आधार पर? 5वां वाला क्लासिफिकेशन है, 5वें नंबर का है। इसमें पहला है निरनुनासिक और दूसरा है अनुनासिक, जिसको मौखिक स्वर भी बोलते हैं, निर्नुनासिक को। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हुए निर्नुनासिक या फिर मौखिक स्वर कहते हैं। जो हवा केवल मुंह से निकले, निर्नुनासिक। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, अनुनासिक। 2 तरह के हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अब निर्नुनासिक का उदाहरण देखिए मौखिक स्वर का 3 है, आ और ई। और अनुनासिक की देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु लगी, आ, ई। तो ये क्या हो जाएंगे? ये होंगे अनुनासिक। याद रहेंगे दोनों। अगला जो छठा आधार है प्राणत्व के आधार पर करते हैं। यहाँ प्राण अर्थ हवा वायु से है। सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती, इसलिए अल्प प्राण। देखिए, वैसे तो प्राणत्व के आधार पर 2 तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक महाप्राण होता है, एक अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब है मुख से हवा कम निकले, महाप्राण का अर्थ है हवा उच्चारण के वक्त ज़्यादा निकले, तब वहाँ पर होते हैं प्राणत्व के आधार पर। किंतु क्या है, जितने भी स्वर होते हैं वो अल्प प्राण माने जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 7वां है घोषत्व के आधार पर। यहाँ घोष का अर्थ स्वर तंत्रियों में श्वास के कंपन से, स्वर तंत्रियों में कंपन होगा उसी के आधार पर। तो 2 तरह से होते हैं, अघोष और सघोष। स्वरों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष का अर्थ है जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, और अगर कंपन ना होता तो कैसे होते? अघोष होते। किंतु यहाँ पर स्वरों की ही बात हो रही है अभी, तो हम जब इसका पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा उत्तर? घोषत्व के आधार पर सभी सघोष होंगे। तो हमने क्या किया? 7 तरह से विभाजन किया स्वरों का। सबसे पहले जो कि मात्रा या फिर उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर हमने किया था, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर थे। दीर्घ में भी जो संयुक्त अक्षर हैं, जो संयुक्त वर्ण हैं, उनको क्या किया था? फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया था, सजाती और विजाती। उनको याद करिए, ठीक है। एक एक बार मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। तो भाषा और उच्चारण के आधार पर हो गया, ये रहा भाषा और उच्चारण के आधार पर।
दूसरा विभाजन था मुख विवर या मुखद्वार के खुलने के आधार पर 4 वर्ग, विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। होठों की स्थिति के आधार पर 2 हैं, अवृत और वृत्तमुखी। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर 2 हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। प्राणत्व के आधार पर एक ही प्रकार, अल्प प्राण, और घोषत्व के आधार पर सघोष होते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेबल है इसको आप जरूर बना लीजिए, इसको मैं समझाने जा रही हूँ। देखिए, अब स्वरों का जो उच्चारण है ये वर्गीकरण अलग प्रकार से किया गया। जो उच्चारण स्थान है उसके आधार पर स्वरों का अगर विभाजन किया जाए, और इससे प्रश्न पिछली बार आए भी हैं, लगभग एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। पूछा गया जैसे कि कंठ, उच्चारण स्थान अगर कंठ है तो ऐसे वर्ण को क्या कहेंगे, कंठ बोलते हैं। अगर उच्चारण स्थान तालु है तो तालव्य। अगर मूर्धा से बोले जाते हैं तो मूर्धन्य। ओष्ठ या ओठ से बोले जाएंगे तो ओष्ठ। कंठ और तालु जब मिल करके कोई उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से है तो वो कंठ तालव्य कहलाते हैं, और कंठ और ओष्ठ से उच्चारण को कंठोष्ठ बोलते हैं। अभी इनकी परिभाषा मैं बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी, किंतु अभी सिर्फ इस टेबल को याद रखिए और नाम से याद रखिए। तो कंठ व्यंजन कौन से हैं, माफ़ कीजिएगा, कंठ स्वर कौन कौन से हैं। हमने ह्रस्व पढ़ा, दीर्घ पढ़ा, निर्नुनासिक और अनुनासिक पढ़े थे। ठीक है, इतने प्रकार के स्वर पढ़े थे। तो सबसे पहले कंठ में कौन कौन सा आता है। ह्रस्व स्वर आएगा अ, दीर्घ स्वर आएगा आ, आ। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए कंठ कौन से हैं, ये हैं। अब आपको ह्रस्व दीर्घ तो पता ही है ना, तो आ। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, कंठ। तालव्य में कौन से आएंगे, जो तालु से उच्चारित की जाते हैं, ई और ई। जो अनुनासिक वाला भाग है वो क्या है, तालु से बोला जा रहा है। तो इसके उदाहरण देख लिया आपने। मूर्धा से, री बहुत बार पूछा गया कि री का उच्चारण स्थान क्या है। ये मूर्धा वाला भाग है, मूर्धा से उच्चारित किया जाता है री। ओष्ठ, जिनके उच्चारण में ओठों का प्रयोग किया जाए, ओष्ठ प्रयोग होते हों, ऊ 2 हैं। कंठ तालव्य कौन से हैं, ए। कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो रहा है, कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होगा तो ओ, औ। और भी कई क्लास होती है, लेकिन यहाँ पर स्वरों के आधार पर ही किया गया, तो सिर्फ इतने प्रकार हैं। कौन कौन से, कंठ तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। कंठ के उदाहरण याद रखिए, आ। ठीक है, दूसरा तालव्य में ई आएगी, मूर्धन्य री है, ओष्ठ में ऊ है, कंठ तालव्य में ए है और कंठोष्ठ में ओ है। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम मत लीजिए इसको याद करने में। आज अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है तो आज ही आप इसको तैयार कर डालिए। इससे रिलेटेड अगर आपके पास प्रश्न हैं तो लगा डालिए, अदरवाइज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसके सारे प्रश्न एक साथ में हल करवा दूंगी। अब पढ़ना है आयोग वाह के बारे में। देखिए, अनुस्वार और विसर्ग ये 2 ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना कि स्वर हैं और ना ही व्यंजन में आती हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें आयोग वाह कहा है, क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनके स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण तथा विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरा के अनुसार अनुस्वार व विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, लेकिन ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह जैसे अस्वर की सहायता से होता है। इनमें अंतर इतना है कि व्यंजन में स्वर पीछे आता है, जैसे क, आ बाद में आएगा, लेकिन इन दोनों में स्वर क्या होता है, पहले आ जाता है, बाद में उच्चारण स्थान होगा। दूसरा जो भाग है उसका, इन दोनों वर्णों को जातीय योग ना तो स्वर के साथ बैठता है और ना ही व्यंजन के साथ। यही कारण है इन्हें अयोग कहा जाता है और ये अपना अलग अर्थ वहन करते हैं, और इसीलिए इनको अयोग वाह कहा जाता है। यहाँ तक हमने स्वरों को कंप्लीट किया है, स्वर पूरी तरह से पढ़ लिए। स्वरों का विभाजन पढ़ा, कितने भाग में विभाजित होते हैं। व्यंजन सबसे पहले हमने देखा कितने प्रकार के हैं, स्वर भी देखा कितने प्रकार के हैं। टोटल इनकी संख्या देखी गई। आप सबकी संख्या याद रखिए, क्योंकि सीधे आपसे प्रश्न संख्या का भी पूछा जाता है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर, या फिर इनके कितने भाग में क्लासिफिकेशन है, सीधे नाम दे देंगे। कंठ तालव्य बताइए कौन से स्वर हैं इसमें से, तो आपको याद होंगे तभी आप बताएंगे। या फिर पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे, याद होना चाहिए ना। और ये याद करने वाला ही है, कुछ भाग समझिए और याद कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, कभी नहीं भूलेगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।